गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 का रिवीजन करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग एक ही चैप्टर कवर करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके अगर पूरे सिलेबस में एसएससी में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यही है। और इससे 5 to 6 मार्क्स के 2 से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं और छोटे छोटे स्मॉल आंसर क्वेश्चन भी इससे बन जाते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट सिस्टम एंड द सोशल कंसर्न चैप्टर का नाम है। तो मेनली इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ बताया था आप लोगों को कि प्रेसिडेंट कौन होता है, कैसे बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, कैसे बनते हैं, क्या क्या उसके काम होते हैं, ये सब चीज़। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या टॉपिक क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है कि जो पावर है वो एक ही जगह पर नहीं होना चाहिए। सर्कल का सेंटर आप लोग जानते हो ना, तो सेंटर मतलब एक जगह पर, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर जो है अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब क्या होना चाहिए, बटा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पावर है हमारे पास में क्या है, ये सेंटर हो गया, एक लेवल हो गया। सेंटर मतलब क्या हो गया, केंद्र सरकार। उसके बाद कुछ पावर दिया गया है स्टेट को, मतलब राज्य सरकार को। और फिर कुछ पावर दिया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायत को। पूरा पावर सेंटर के पास में ही नहीं है, पावर को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना। ये क्यों किया गया है, ताकि अगर मान के चलो कोई गांव का आदमी है तो वो कहाँ अपना काम कहाँ करा लेगा, पंचायत में करा लेगा, है ना। उसको राज्य सरकार के पास जाने का जरूरत नहीं है। और पूरा पावर अगर केंद्र सरकार रखता तो राज्य सरकार फिर कैसे चला पाते। तो इसीलिए क्या कर दिया गया है, पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। अब ये जो पंचायत है आप लोग को ध्यान रखना है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, तो इस समय हमारे पास पंचायत का कोई भी प्रावधान नहीं था, पंचायत नहीं जोड़ा गया था उस समय। इसको 1992 में 23rd नंबर का अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। वैसे ही जैसे पहले 21 साल हुआ करता था वोटिंग एज, बाद में उसको 18 ईयर्स कर दिया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, वैसे ही। इसके बाद देखते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर। अब यहाँ से मेनली हम लोग समझेंगे कि जो हमारा गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, प्रशासन चलता है, वो हमारे देश में क्या होता है, वो इन्हीं के आधार पर चलता है। हमारे देश में प्रशासन के, गवर्नेंस के 4 स्तंभ माने गए हैं। एक तो क्या है, लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी, और फोर्थ पिलर जो है वो किसको बोला जाता है, मीडिया को बोला जाता है। तो मीडिया के बारे में हम लोग तो नहीं देखने वाले हैं, लेकिन इन तीन चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है, लेजिस्लेचर, उसके बाद है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कार्यपालिका, लेजिस्लेचर को बोलते हैं विधायिका, और थर्ड जो है जुडिशियरी, जुडिशियरी मतलब होता है न्यायपालिका। तो यहाँ पर पावर को 3 जगह पर सेपरेट क्यों किया गया है, तो विधायिका का काम, इन तीनों का काम हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है, ये हमारे लिए क्या बनाता है, लॉस बनाता है या नियम या कानून बनाता है, लेजिस्लेचर। उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या करता है, ये जो लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, ये इसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट कराता है, यानी कि इसका पालन कराता है। इसने नियम बना दिया, ये उसका पालन करवाएगा। और अगर नियम का पालन अच्छे से नहीं हो रहा है तो जुडिशरी क्या करेगा, जुडिशरी मतलब कोर्ट, है ना, ये क्या करेगा, उस पर जस्टिस देगा, न्याय प्रदान करेगा, ये सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको चेक करेगा। तो ये तीनों अलग अलग पावर्स हैं, है ना। तीनों पावर्स को इसीलिए क्या किया गया है, सेपरेट करके रखा गया है। अगर तीनों को सेपरेट नहीं किया जाता तो क्या होता, अगर पावर को एक ही आदमी क्या करता, नियम बनाता, नियम का पालन करवाता और नियम न्याय देता, तो ये तो क्या हो गया, राजा के जैसा सिस्टम हो गया पहले। तो इसीलिए क्या होता है, अब राजा अपने मनमानी कर सकता था। तो इसीलिए क्या किया गया है, पावर्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया है, ताकि जो है कोई भी पावर का मिसयूज ना किया जा सके, ऐसे करके। अब हम लोग देखने वाले हैं इन्हीं 3 चीज़ों को हम लोग देखेंगे, लेजिस्लेचर में कौन कौन होता है, कैसे काम होता है, फिर एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, और जुडिशरी में क्या क्या होता है, कौन कौन न्याय देते हैं, कोर्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब कि क्या हो गया, विधायिका। तो इसमें 2 चीज़ हैं, एक तो केंद्र के लेवल पर है, यूनियन मतलब क्या होता है, केंद्र के लेवल पर, है ना, यानी कि यूनियन मतलब पूरे देश को बोलते हैं। और दूसरा है स्टेट, स्टेट मतलब राज्य के लेवल पर। तो हमको मेनली आपके सिलेबस में दिया गया है यूनियन लेजिस्लेचर, तो पूरा जो केंद्र है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में क्लास 7th 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। तो इसमें क्या होता है, यूनियन लेजिस्लेचर के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं।
एक को बोलते हैं हम लोग लोकसभा, दूसरे को बोलते हैं हम लोग राज्यसभा, और थर्ड जो इसका पार्ट होता है प्रेसिडेंट। अब बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, क्वेश्चन घुमा देता है आप लोगों को, यूनियन लेजिस्लेचर के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा कितने हाउसेस होते हैं, हाउसेस मतलब सदन, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखेंगे 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जिसमें से लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है और राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है। प्रेसिडेंट भी क्या होता है, इसी लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। अब जैसे यूनियन लेजिस्लेचर में होता है वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में भी होता है। जैसे यहाँ लोकसभा रहता है वैसे यहाँ पर स्टेट में, राज्यों में क्या होता है, विधानसभा होता है। विधानसभा को बोलते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे यहाँ राज्यसभा होता है यूनियन में, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद होता है। अब ये हर एक स्टेट में नहीं होता है, ये इंडिया में ओनली 6 स्टेट है ऐसे जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने के लिए मिलता है। लेकिन विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली सभी स्टेट में होता है। उसके बाद जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो मेनली हमको इसमें यूनियन लेजिस्लेचर देखना है। अब जो यहाँ पर जो नेता मंत्री चुन के जाते हैं, कहाँ पर, लेजिस्लेचर में, लोकसभा में, राज्यसभा में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। एमपी मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि यही जो यूनियन लेजिस्लेचर है इसी को और हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट भी बोलते हैं। पार्लियामेंट या संसद, हिंदी में इसको बोलते हैं संसद। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हो सकता है, एमपी राज्यसभा का भी रहेगा, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एमपी ही बोलेंगे, है ना। अब इसको राज्यसभा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री चुन के जाते हैं वो, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद, तो राज्य के जो लोग रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा के हो गए, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो विधायक होंगे उन लोग अपने में से चुन के कहाँ भेजेंगे, राज्यसभा में नेता भेजेंगे। इन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा बोलेंगे। तो यहाँ के मेंबर को क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, सांसद बोलेंगे। वैसे ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के मेंबर को क्या बोलते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, विधायक बोल देते हैं। तो विधायक एमएलए दोनों एक ही चीज़ है, ये ध्यान रखेंगे। और प्रेसिडेंट जैसे होता है वैसे ही राज्य में क्या होता है, गवर्नर होता है। तो यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है, लेकिन हाउसेस में काउंट नहीं होता है, हाउसेस 2 ही होते हैं। अब इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर रिवीजन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है तो ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप लोग डिटेल से उसको देख सकते हो। वो 3 पार्ट में है ना। तो इतना लंबा चैप्टर है, तो इसको हम लोग समराइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा है ना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हुए चलेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों क्या है, अभी बताए हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम लोग, अपर हाउस बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में आप लोगों को डिफरेंस ध्यान रखना है। तो लोकसभा के जो एमपी होते हैं उनका क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जबकि राज्यसभा के एमपी का क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जैसे मान के चलो ये कोई नेता हुए, अब नेता खड़े हैं, अब इसको क्या कर रही है, इंडिया की जो जनता है वो डायरेक्ट चुन रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन। हम लोग डायरेक्ट इसी को वोट दे रहे हैं। जैसे मान के चलो ये भाजपा, कांग्रेस या जो भी पार्टी है, इसको हमने वोट दिया, तो यहाँ पर जो नेता मंत्री चुन कर गए ये डायरेक्ट इलेक्शन कहलाएगा। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। राज्यसभा में क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो लोग हैं हम लोग क्या किसको चुनेंगे, विधायक को चुनेंगे, एमएलए को चुनेंगे, अभी बताया विधानसभा में। अब ये जो विधायक हैं इन लोग क्या करेंगे, अपने में से, अपने बीच से क्या करेंगे, नेता और मंत्री कुछ और लोग को चुनेंगे। इन लोग फिर क्या होंगे, जाके यहाँ पर बैठेंगे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। तो इसीलिए क्या हो गया, हमने इनको डायरेक्ट चुना क्या, नहीं, हमने तो विधायक को चुना, विधायक ने फिर इन अपने में से चुना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और ये राज्यसभा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये राज्यों से चुन कर आते हैं, जबकि यहाँ पर ये क्या होता है, डायरेक्ट चुन कर जाते हैं। इसके बाद मेंबर्स कितने होते हैं, कितने कितने सदस्य, मतलब जो हमारा लोकसभा है यहाँ पर कितने मंत्री लोग बैठते हैं, और राज्यसभा है यहाँ पर कितने मंत्री लोग बैठते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो टोटल मेंबर जो होते हैं लोकसभा में वो 552 होते हैं, है ना। और इसमें से इलेक्टेड कितने होते हैं, तो इलेक्टेड होते हैं हमारे पास में
550 इलेक्टेड होते हैं और जो 2 मेंबर है ये नॉमिनेटेड होते हैं। अब ये इलेक्टेड और नॉमिनेटेड क्या है? इलेक्टेड मतलब इसको भारत की जनता ने चुन कर भेजा है 552 में से 550 को, और जो 2 लोगों को नॉमिनेट किया गया है मतलब इनका इलेक्शन नहीं हुआ है, इनको चुना नहीं गया है, इनको प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्ट जो है रेंडमली इसको सेलेक्ट करके भेज दिया गया है ना। अब ये कौन होते हैं? तो 2 लोग, तो ये होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो मतलब क्या होते हैं? जो ब्रिटिशर्स के बचे खुचे जो वंशज हैं, तो इनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 2 लोगों को भेजा जाता है। वैसे ही टोटल मेंबर राज्यसभा के कितने होते हैं? 250 लोग होते हैं। इसमें से राज्यों से 238 लोग क्या होते हैं? चुनकर आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं। और नॉमिनेटेड 12 लोग किसके द्वारा? ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट करके सेलेक्ट करके भेजे जाते हैं। कहाँ पर? राज्यसभा में। अब ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, कोई आर्ट से हो गया, कोई सोशल एक्टिविटी से हो गया, कोई स्पोर्ट्स से हो गया, जैसे सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, हेमा मालिनी, आप लोग नाम सुने होंगे। तो ये सब लोग क्या होते हैं? अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। तो इन लोग जाके सरकार को आइडिया देते हैं कि इन सब फील्ड में और अच्छे से हम लोग भारत को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसीलिए इनको चुना जाता है। तो उसके बाद इनका टेन्योर क्या होता है? तो ये 5 साल के रहते हैं। लोकसभा का जो मेंबर रहेगा, एमपी रहेगा, वो उनका कार्यकाल कितना रहेगा? 5 साल के लिए रहेगा। और राज्यसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा, उनका जो कार्यकाल है वो 6 साल के लिए रहेगा, है ना। इसीलिए क्या होता है, और मिनिमम एज क्या होता है लोकसभा एमपी बनने का? 25 ईयर्स होता है। और राज्यसभा एमपी बनने का मिनिमम एज कितना होता है? 30 ईयर्स। तो देखिए, इसको इसीलिए इसको लोअर हाउस बोलते हैं और इसको अपर हाउस, क्योंकि यहाँ पर बड़े लोग बैठते हैं, है ना, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग बैठते हैं, इसीलिए राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। अब इन दोनों में क्या होते हैं? 3-3 सेशन होते हैं। सेशन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको सत्र, है ना। जो नेता या जो मंत्री लोग रहते हैं, वो हमेशा बैठ के पार्लियामेंट में, है ना, लोकसभा में, राज्यसभा में गप नहीं मारते हैं। तो इन लोग क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम में इन लोग बैठते हैं। मान के चलो इनका क्लास जो है पूरा टाइम नहीं लगता है, ऐसे समझ के चलो, साल में कुछ महीने ही इनका क्लास चलता है और बाकी टाइम इन लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। तो इनका 3 सेशन होता है, एक बजट सेशन, दूसरा मानसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। इसके बाद यहाँ भी वही सेम चीज होता है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन सबसे ज्यादा 4 महीने चलता है, ये फरवरी से लेकर अप्रैल तक चलता है। मानसून सीजन के हिसाब से जुलाई और अगस्त 2 महीने चलता है। विंटर सेशन जो है नवंबर और दिसंबर, ये भी 2 महीने चलता है। ये दोनों जगह कॉमन है। उसके बाद यहाँ चेयरपर्सन कौन होंगे? तो चेयरपर्सन को यहाँ पर क्या बोला जाता है? लोकसभा के चेयरपर्सन को स्पीकर बोला जाता है। ये कौन होता है? तो यहाँ पर सब लोग बैठ के गपबाजी करते रहते हैं, मतलब नियम कानून बना रहे हैं। तो यहाँ पर उनको शांत कराने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या होते हैं? एक पर्सन बैठे रहते हैं, इन्हीं को चेयरपर्सन बोला जाता है। और लोकसभा के चेयरपर्सन को स्पीकर बोला जाता है। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, इन्हीं लोग अपने में से एक जन को चुनते हैं। फिर राज्यसभा में जो चेयरपर्सन बैठेगा, राज्यसभा में ये कौन होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ये कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये इन लोग नहीं चुनते हैं। तो ये कौन होगा? तो लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के एमपी दोनों मिलकर चुनेंगे। और राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। फिर थर्ड जो लास्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है? कोरम क्या होता है? तो कोरम क्या होता है? गणापूर्ति बोलते हैं। मतलब इसका मतलब कि क्या है? जैसे मान के चलो 100 सीट है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो इसका 1/10 क्या कहलाता है? कोरम कहलाता है। 1/10 इसका मतलब क्या हो गया? 100 में से 1/10 देखेंगे तो कितना आ गया? 10, है ना। तो जब तक यहाँ पर लोकसभा में जितने लोग हैं उसका 1/10 लोग नहीं आएंगे, मतलब 100 में से अगर 10 लोग नहीं आएंगे तो इनका क्लास स्टार्ट नहीं होगा। जैसे क्या होता है, कभी कभी हमारे क्लास में क्या होता है, जैसे 50 लोग हैं उसमें से 5 ही लोग आए हैं, तो मैम या सर लोग बोल देते हैं कि अरे आज क्लास नहीं होगा, आज तो बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, ऐसे करके। तो वैसे ही इनका भी होता है कि जब तक 1/10 मेंबर नहीं आएंगे तब तक जो है इनका सेशन स्टार्ट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं कोरम। यहाँ भी क्या होता है? राज्यसभा में भी ये 1/10 होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन जो है ये पिछले बार आया है और ये 5 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन में लगभग हर साल 1-2 साल में रिपीटेड होते रहता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट है, हमारा संसद है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या ये काम करता है और क्या क्या इसके पावर होते हैं। तो सबसे पहला आता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या बताए हैं कि ये लॉ बनाने का काम करता है। लॉ यानी कि नियम या कानून बनाता है। हमारे देश को चलाने के लिए बताए हैं कि हमारे देश को कौन चलाता है? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाता है। हमारे देश को कौन चलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है? लॉस और नियम या कानून लिखे गए हैं, है ना। अब ये नियम या कानून कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये
बताए हैं, यही पार्लियामेंट होता है तीनों से। तो लोकसभा कोई भी नियम कानून लाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रपोजल। प्रपोजल लेके आएगा लोकसभा या राज्यसभा, उसके बाद इसको सबके सामने क्या करेंगे, रखेंगे, सब नेता लोग के सामने रखेंगे पार्लियामेंट में, तो इसको बोलेंगे बिल। फिर उसके बाद जब ये लोकसभा राज्यसभा से इसको पास करा दिया जाएगा और इसके बाद इसको प्रेसिडेंट के पास में साइन करने के लिए भेजते हैं। तो जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है तब वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है, और तब फिर जाके पूरे भारत में इसका पालन किया जाता है। तो ये सब बनाने का काम किसका रहता है, ये पार्लियामेंट का ही रहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बताया, अगर संविधान में संशोधन करना है तो वो भी कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। ये स्पेशल मेजोरिटी से किया जाता है, 2/3 मेजोरिटी से। 2/3 मेजोरिटी मतलब कि क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या है, मान के चलो 100 हो गए, 100 अगर टोटल है तो इसका 1/, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो 50 + 1, अगर एक साइड 51 हो गए तो इसी को क्या बोलेंगे, मेजोरिटी, बहुमत, यानी कि दूसरे साइड 49 हो गए तो इसमें से कम हो गए ना, तो ये तो सिंपल मेजोरिटी हो गया। अब 2/3 मेजोरिटी क्या होता है, मान के चलो 90 लोग हैं, 90 में से 2/3 निकालेंगे तो ये कितना हो गया 60। तो 60 लोग अगर क्या बोल देते हैं 60 + 1 है ना, तो 60 + 1 यही क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी होता है। तो संविधान संशोधन, संविधान में चेंज करना है, बहुत बड़ा बात होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल मेजोरिटी, बहुत सारे लोगों का इसमें सहमति जरूरी है। फिर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होता है कि ये जो पार्लियामेंट है, ये जितने भी नेता मंत्री हैं इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, और ये आंसरेबल बनाता है उसको। आंसरेबल मतलब हमने नेता मंत्री को चुन के भेजा है तो उन्होंने हमारे लिए क्या काम किया है, सड़क के लिए, बिजली पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये सब हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम तो नहीं पूछेंगे, जो दूसरे मंत्री लोग हैं इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इनको जवाब देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी कि पार्लियामेंट में डिबेट, डिस्कशन ये सब होते रहता है। फिर आता है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर ये क्या होता है, बजट को अप्रूवल देता है। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड हो गया, है ना। तो बजट को इन्हीं लोग क्या करते हैं, अप्रूवल। बजट क्या होता है, इसको अलग से चैप्टर है आप लोगों का, देखें उसमें। सरकार बहुत सी योजनाएं देती है, बहुत सारी स्कॉलरशिप देती है, पेमेंट देती है लोगों को, तो ये सब के लिए पैसा चाहिए होता है जो कि टैक्स से जाता है, और इन सब को अप्रूवल, कितना पैसा कहाँ से जाएगा, ये सब पार्लियामेंट ही उसको अप्रूव करती है। इसके बाद आता है इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन मतलब पार्लियामेंट किसका किसका इलेक्शन करवाता है, तो ये प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कौन करवाता है, लोकसभा, राज्यसभा, और जो जो हमारे एमएलए हैं ये सब मिलकर ही क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिलकर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। तो इसके कुछ इलेक्टोरल फंक्शन भी होते हैं। फिर आता है जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन मतलब जुडिशियरी मतलब न्याय बताए थे, तो ये कुछ न्याय भी करता है। अब पार्लियामेंट क्या न्याय करता है, तो ये प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, या कोई जज हो गए, इनको अगर पद से हटाना है तो भी काम ये किसका रहेगा, तो ये पार्लियामेंट का ही काम रहता है। फिर कुछ इमरजेंसी पावर भी रहते हैं इसके पास में, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करना है। इमरजेंसी मतलब क्या होता है, आपातकाल। जैसे आप लोग कोरोना काल में देखे हैं, है ना, कि सब लॉकडाउन हो जाता है, घर में बंद हो जाते हैं, तो कुछ उस टाइप से सिचुएशन रहता है इमरजेंसी। लोगों के अधिकार छीन लिए जाते हैं, या ये कब कब इम्पोज होता है ये आगे देखेंगे। जब वार वगैरह हो गया, किसी देश के साथ युद्ध हो गया, तब इमरजेंसी वगैरह लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेजिस्लेटिव देख लिया। अब हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, मेनली एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है बताए थे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस, है ना। मतलब कि जो हमने लेजिस्लेचर ने जो नियम कानून बनाया है, अब ये उसको क्या करेगा, उसका पालन कराएगा। अब पालन कौन कराएंगे, तो जितने भी हमारे जो मंत्री होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, है ना, कलेक्टर हो गए, पुलिस हो गए, ये जितने भी हमारे जो प्रशासन है, प्रशासनिक जो सेवा है, सिविल सर्विसेज हैं, नेता हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट, इन्हीं सब लोग मिलकर क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, या कार्यपालिका बोला जाता है। अब मेनली हमको यूनियन एग्जीक्यूटिव देखना है, तो इसमें हमको मेनली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखना है। तो अब बेसिक चीज हम लोग जान लेते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या होता है, मिनिमम एज चाहिए रहता है, वो कितना होता है 35 ईयर्स। 35 साल से अगर कोई नीचे है तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, और वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट भी 35 साल होना चाहिए, इसके लिए मिनिमम जो एज है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर या तो लोकसभा का मेंबर होता है या राज्यसभा का मेंबर। अब लोकसभा का मेंबर 25 साल में बन सकते हैं, राज्यसभा का मेंबर 30 साल में। तो मिनिमम कौन सा हो गया इसमें, 25 ईयर्स। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम 25 ईयर्स का होना जरूरी है। फिर इलेक्शन कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। वाइस प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर है इसका इलेक्शन क्या होता है, ये
लोकसभा का इलेक्शन होता है, ये लोकसभा के इलेक्शन से आते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखिए, प्रेसिडेंट के लिए अगर मान के चलो 4 लोग खड़े हैं, है ना, 4 लोग खड़े हैं, तो इसमें से क्या होगा, हमको जो है चारों को वोट देना पड़ता है। चारों को वोट देंगे, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 में दे दिए, मान के चलो इसको नंबर 4 में और इसको नंबर 3 में, यानी कि सबको हमको वोट देना है, कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि एक को बस वोट देना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिसको पहले नंबर पे बनाने वाले होंगे, मतलब सबसे ज़्यादा लोग चाहेंगे कि ये पहले नंबर पे इनको बनाया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मतलब इसमें जितने भी लोग खड़े हैं उसको सबको वोट देना है, और जिसको सबसे पहले नंबर पे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है उसी को क्या बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। इस प्रोसेस को सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी क्या होता है, इनडायरेक्टली होता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी है उसको मिलकर क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को कैसे चुना जाता है, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, ये गवर्नमेंट का हेड होता है। गवर्नमेंट कैसे बनता है अब, तो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, लोकसभा में जिस पार्टी को क्या मिलेगा, मेजोरिटी यानी कि बहुमत मिलेगा। जैसे मान के चलो भाजपा हो गए, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, और भी जितने सारे पार्टी हैं। अब भाजपा को क्या मिल गया, मेजोरिटी मिल गया, मतलब बहुमत मिल गया, ज़्यादा सीट मिल गया, तो ये क्या बनेगा, सरकार बना लेगा। अब सरकार का जो हेड, मतलब ये अपने बीच में जितने लोग, क्या बीजेपी जो जीता है, तो कभी भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है, पार्टी के नाम पर इलेक्शन होता है। जो पार्टी जीतता है वो अपना लीडर चुनता है, उसी लीडर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो मोदी जी के नाम से कभी इलेक्शन नहीं होगा, पार्टी के नाम से इलेक्शन होता है। पार्टी जब जीत जाता है तो अपने लीडर को क्या बनाता है, वो प्राइम मिनिस्टर बना देता है। अब इनका कार्यकाल कितना होता है, तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी कार्यकाल 5 साल होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। वैसे तो ये 5 साल के लिए काम करते हैं, लेकिन जब तक इसके पास मेजोरिटी है तभी तक ये काम कर पाएगा। अगर इसके पास मेजोरिटी जिस दिन खत्म हो गया तो 5 साल भले ही मत हुआ रहे, इसको क्या करना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। उसके बाद इनका क्वालिफिकेशन पूछ लिया जाता है। तो प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होता है, ये लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके इतना इसका औकात होना चाहिए, इनका हैसियत होना चाहिए, ये बोलते हैं, मतलब इसका क्वालिफिकेशन है। होना जरूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा में इनका एमपी बन सके इतना इसका पावर होना चाहिए। उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा में एमपी बन सके, ये इसका कितना क्वालिफिकेशन है, वाइस प्रेसिडेंट का। मतलब वाइस प्रेसिडेंट कहाँ होता है, राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट को बोला जा रहा है कि ये राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके इतना इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए एक ही कंडीशन बताया है, मेजोरिटी। जब जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगा उसी का वो क्या बनेगा, उसका जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। फिर ओथ, ओथ मतलब क्या होता है, इसको शपथ कौन दिलाएगा कि मैं जो है भारत का राष्ट्रपति बनने की शपथ लेता हूँ, ऐसे करके। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब लोगों को, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ प्रेसिडेंट दिलाता है, नेता लोग को शपथ प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ही दिलाएगा, राष्ट्रपति ही दिलाएगा। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ये CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ये शपथ दिलाता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो हेड होता है, जो हेड जज होता है, CJI इसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इसको शपथ दिलाता है। अब मान के चलो इसको हटाना है प्रेसिडेंट को, तब क्या होगा, तो उसके लिए एक प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग लाना पड़ेगा। महाभियोग क्या होता है, ये स्पेशल कंडीशन में होता है, जब लोकसभा बोलेगा, राज्यसभा बोलेगा, तब जाके इसको हटाया जाएगा। और ये भी ऐसे नहीं होता है कि जब प्रेसिडेंट पावर का मिस यूज कर रहा है या पागल हो गया, सनकी हो गया है, तब उसी केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, अदरवाइज उसको नहीं हटा सकते हैं। फिर अगर मान के चलो वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो बताए हैं वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, तो राज्यसभा के मेंबर चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को हटाना है तो कैसे हटाना पड़ेगा, तो ये जब तक मेजोरिटी है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। जिस दिन मेजोरिटी खत्म हो गया या 5 साल उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो वो अपने आप हट जाता है अपने पोस्ट से। फिर इसके बाद आता है प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर्स होते हैं। अब ये फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे लगता है कि ये इस साल जो है जरूर जो है ये क्वेश्चन जो है पेपर में आपके आने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट के 6 पावर्स होते हैं। आप लोग इसको इस टाइप से फ्लो चार्ट बना के भी लिख सकते हो, और उसके बाद इसको 1-2 पॉइंट में एक्सप्लेन करते जा सकते हो। तो इसको 3 चीज़ ध्यान रखना है। 3 चीज़ तो ईजी है। प्रेसिडेंट के पावर, एक लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, और जुडिशियल पावर हो गया। 3 चीज़ तो हम लोग देखते जा रहे हैं। फिर एक होता है मिलिट्री पावर, फिर एक होता है फाइनेंशियल पावर, और एक होता है इमरजेंसी पावर। तो 6 पावर प्रेसिडेंट के ध्यान रखना है।
पहला पावर होता है प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग कुछ पॉइंट पहले से भी ध्यान रखेंगे। अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी चंद्र मुर्मू है, जो कि सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर है और पहली दलित प्रेसिडेंट है ना। उसके बाद में इसका लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, और प्रेसिडेंट ही क्या होता है? हमारे देश का पहला नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है। तो सबसे अब पावर देख लेते हैं प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर्स होते हैं। लेजिस्लेटिव पावर पहला क्या होता है? लेजिस्लेटिव मतलब बनाए हैं, क्या बोले हैं? नियम कानून बनाना, लॉज बनाना। तो ये क्या होता है? जो लोकसभा का जो 3 सेशन होता है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, तो जब एक सेशन स्टार्ट होता है तो ये क्या करते हैं? पार्लियामेंट को बुलावा भेजते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या होता है? अगर मान के चलो बीच का कोई मंथ हो गया, जैसे सितंबर अक्टूबर, जब सेशन नहीं चल रहा है, तो उस समय कोई इंपॉर्टेंट नियम या कानून बनाना हो गया, तो उसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से प्रेसिडेंट डायरेक्ट घोषणा कर देता है। इसको बोलते हैं अध्यादेश। प्रेसिडेंट बोलते ही वो क्या हो जाएगा? नियम या कानून बन जाएगा। कब? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब। तो ये क्या हो गया? लेजिस्लेटिव पावर हो गया, नियम कानून बनाने के चलते। फिर दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव में बताया है कि जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, सीएजी हो गया, है ना, अटॉर्नी जनरल हो गया, जो कि भारत का वकील होता है, भारत सरकार का वकील होता है, और भी जितने सारे क्या होते हैं? अपॉइंटमेंट होते हैं, मतलब नियुक्ति होती है ना। ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अपॉइंटमेंट मतलब इन सबको शपथ दिलाता है कि मैं जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता हूँ, मंत्री पद की शपथ लेता हूँ, ऐसे करके। तो ये सबको प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। फिर क्या होता है? जुडिशियल पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। जुडिशियल पावर क्या होता है? न्याय प्रदान करने का, एक प्रकार से। अब न्याय प्रदान करना तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट से रिलेटेड है। तो ये क्या करता है? इसके पास में क्षमा शक्ति रहता है, ग्रांट पार्डन। पार्डन मतलब होता है क्षमा करने की शक्ति रहता है प्रेसिडेंट के पास में। अगर कोर्ट ने क्या किया है, किसी को डेथ पेनाल्टी भी दे दिया है, तो उसको भी, यानी कि मृत्यु दंड भी दे दिया है, तो उसको प्रेसिडेंट ही है जो क्षमा कर सकता है ना। तो ये इसके पास क्षमादान की शक्ति रहती है, पार्डन पावर रहता है। और ये सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है? एडवाइस ले सकता है, सलाह ले सकता है कि अगर कुछ चीज़ जैसे उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये कानून के तहत है कि नहीं है, या इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरा जानकार होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये इससे क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट सलाह ले सकता है। माने या ना माने उसको प्रेसिडेंट के ऊपर रहता है। थर्ड क्या होता है? मिलिट्री पावर। ये क्या होता है? प्रेसिडेंट क्या होते हैं? कमांडर इन चीफ होते हैं, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों के कमांडर इन चीफ, मतलब सुप्रीम हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना, इन तीनों के हेड कौन होते हैं? कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट होते हैं। और अगर किसी देश के साथ वार हो गया या वार चल रहा है और उसको रोकना है, तो भी उसको डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। मान के चलो कल के दिन में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना है, तो मोदी जी आके घोषणा नहीं करेंगे, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी क्या करेंगे? घोषणा करेंगे कि हम लोग पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं या युद्ध चल रहा है। वैसे ही युद्ध चल रहा है तो उसको रोकने का भी काम प्रेसिडेंट का ही होता है। हालांकि उसको प्रेसिडेंट किसके कहने पर काम करता है? तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नेता मंत्री लोग के कहने पर ही काम करते हैं। तो ये क्या होता है? प्रेसिडेंट के पावर होते हैं। फिर फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्या होता है? ये मनी बिल को अप्रूव करता है। और कंटीजेंसी फंड, यानी कि आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या होता है? जो इमरजेंसी जो फंड रहता है ना, जैसे कोरोना आ गया, बाढ़ आ गया, इन सब के लिए पैसा प्रेसिडेंट के पास कंट्रोल में रहता है कि अगर कभी इमरजेंसी पड़ गया तो उनके पास से पैसा निकाला जा सकता है। फिर इसके बाद आता है इमरजेंसी पावर। तो अगर देश में 3 टाइप का इमरजेंसी लगता है ना, अपने यहाँ पर 3 टाइप का इमरजेंसी है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, जो पूरे देश में लगता है। ये कब होता है? जब किसी देश के साथ युद्ध हो गया, कोई देश से अटैक कर दिया, या फिर हमारे हमारे अपने ही क्या हो गया, सोल्जर्स ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, तब नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। उसके बाद होता है स्टेट इमरजेंसी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। किसी देश में सरकार नहीं चल पा रहा है, किसी राज्य में सरकार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, सरकार नहीं बन पा रहा है, तो वहां पर क्या लगाया जाता है? प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और वहां पर गवर्नर रूल करता है चीफ मिनिस्टर की जगह। फिर थर्ड जो आता है, लास्ट जो आता है, वो क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जब किसी देश में क्या हो जाता है, पूरा कंगाल हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं रहता अपने लोगों के देश को चलाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, तब वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। ये इंडिया में एक भी बार नहीं लगा है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के पावर कौन कौन से होते हैं। ये भी आप लोगों को 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के पावर्स क्या क्या होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, पहली बात तो आप लोगों को बताया है कि जो गवर्नमेंट बनता है, गवर्नमेंट कैसे बनता है कि जो भी पार्टी है, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, अब इलेक्शन हुआ, अब इसमें सब लोग क्या किए? वोटिंग किए। बीजेपी को मान के चलो क्या मिल गया? मेजोरिटी मिल गया। तो जिसको मेजोरिटी मिलता है वो क्या करेगा?
अपने जितने भी नेता मंत्री जो चुन कर आए हैं, इनमें से एक जो हेड रहता है, इसको क्या बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, पार्टी के नाम पर इलेक्शन होता है। उसमें से जो मेजोरिटी मिलेगा, जिसको बहुमत मिलेगा, वो अपना प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, जो मंत्री परिषद रहता है। अब बीजेपी मेजोरिटी में आया है, तो बीजेपी के बहुत सारे मंत्री लोग जीते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ही होता है। बताएं अभी इनका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ही होगा। अब उसके बाद क्या होता है, इनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनको क्या क्या किया जाता है, पोर्टफोलियो बांटने का काम भी किसका रहता है, प्राइम मिनिस्टर का रहता है। अब पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट, है ना। जैसे आप लोग अलग अलग मंत्रालय सुनते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो। जैसे क्या हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, या फिर क्या हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, रक्षा मंत्री, या फिर क्या हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, स्वास्थ्य मंत्री, या फिर शिक्षा मंत्री हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, है ना। वैसे ही अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, वित्त मंत्री। तो ये सबको बांटने का डिपार्टमेंट कौन देता है, तो ये प्रेसिडेंट ही इनको सबको अलग अलग डिपार्टमेंट देने का काम करता है। और इन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मंत्री रहते हैं, लेकिन उनको जब डिपार्टमेंट दे दिया जाता है तो उनको कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है। फिर क्या होता है, जब इनका मीटिंग होता है तो उनका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ही उनका हेड होगा। तो इनका क्या होता है, ये नियम कानून बनाते हैं, अपना क्या क्या पॉलिसी है, लोगों को क्या क्या हम लोग क्या करेंगे, योजनाएं देंगे। तो इनका जो हेड होता है, ये कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ही क्या होगा। इनका जब मीटिंग होगा तो उनको हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा। जैसे क्लास में क्लास कैप्टन रहता है, उसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर इसके बाद में बहुत सारे मंत्री रहते हैं, उसमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन आएंगे, मतलब मंत्रालय किनको किनको दिया जाएगा। देखिए ये सब तो क्या हो गए, नेता हो गए, है ना। अब नेता में से मंत्री कौन बनता है, जिनको मंत्रालय दिया जाता है। तो जिनको क्या होगा, कुछ डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, उनको क्या हो जाएगा, उनको क्या बोलेंगे, हम लोग मंत्री बोलेंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहीं से बनाया जाता है। फिर एक होता है नीति आयोग। नीति आयोग के भी हेड कौन होते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ही होते हैं। अब ये नीति आयोग क्या होता है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे आप लोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मतलब क्या हो गया, कि ये एक थिंक टैंक है, मतलब ये आगे का प्लानिंग करता है। कि जैसे तो नीति नीति आयोग क्या करता है, प्लानिंग करता है, आगे आने वाले 5 साल में हमको, 10 साल में हमको क्या क्या गोल लेकर चलना है, सरकार को क्या क्या करना है, कि हमको सड़क बनाना है, इतना लोगों को रोजगार देना है, इतना क्या करना है, एजुकेशन स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है। तो ये सब सोचने विचारने का काम कौन रहता है, नीति आयोग का रहता है। और ये नीति आयोग के हेड कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो इतना सब चीज़ जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं कोशिश किया हूँ कि कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन करा सकूँ, ऐसे करके। एक लास्ट चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है, गठबंधन की सरकार। ये क्या होता है, जब किसी भी पार्टी को, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, या आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता है, मतलब मेजोरिटी नहीं मिलता है, इसको कुछ सीट मिल गया, इसको कुछ सीट, इसको कुछ सीट मिल गया। अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सरकार बनाएगा, मेजोरिटी किसी को नहीं मिला है, यानी कि 50% +1 इतना किसी को नहीं मिला है। तो क्या होगा, दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, इसी को बोलते हैं गठबंधन की सरकार, कोलिएशन। मतलब हाथ जोड़ के इन लोग क्या करते हैं, दो पार्टी या दो से ज्यादा पार्टी मिल जाते हैं और फिर इन लोग सरकार बनाती है, इसको बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। तो चलिए यहीं पर वीडियो को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो हमारा जुडिशियल है, उसको देखते हैं। जुडिशरी में क्या बताया थे, जुडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका इसका काम क्या रहता है, मेन इसका फंक्शन क्या रहता है, टू डिलीवर जस्टिस, मतलब लोगों को न्याय प्रदान करना। कि जो भी हमारे सिस्टम में हो रहा है वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होना चाहिए, मतलब लॉ के तहत होना चाहिए, नियम के विरुद्ध नहीं जाना है किसी को भी। तो यही काम कौन करता है, जुडिशरी करता है। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना है, मतलब जो कोई भी एक्शन हो रहा है वो रूल के तहत ही होना चाहिए, लॉ के तहत ही होना चाहिए। आप लोगों को बताया है कि इंडिया में कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ना ही प्रेसिडेंट ना ही प्राइम मिनिस्टर। सबसे ऊपर कौन सा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, यही रूल की बात की गई है। तो हमारे देश में क्या होता है, रूल ऑफ लॉ चलता है, कानून का ही शासन चलता है। तो इसको मेंटेन करने का काम किसका है, न्यायपालिका का है। न्यायपालिका ही देख रेख करता है, उसका बचाव करता है। अगर न्यायपालिका नहीं रहेगा तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो सकता है अपने पावर का मिस यूज करके क्या कर दे, संविधान में ही बदलाव कर दे। और जैसे रसिया और चाइना में है, वैसे क्या कर सकता है, पता चल रहा है मोदी जी जो है, जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो ये सबसे बचने के लिए क्या होता है, ऐसे कोई गलत सलत
इलीगल नियम कानून ना बनाए दे, इसलिए जुडिशरी जो है वो अलर्ट रहता है। लोगों के जो अधिकार हैं, जो सिटीजन के राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उनको प्रॉपर मिलने चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस बात की भी गारंटी कौन लेता है? तो जुडिशरी का ही काम है ये भी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है। कॉलेजियम सिस्टम मतलब वही बताया है कि जो लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशियरी हो गया। तो जो जुडिशियरी है वो क्या होता है, इन दोनों से अलग है। इन दोनों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन जो जुडिशियरी का फंक्शन है वो इन दोनों से इंडिपेंडेंट है। इसके ऊपर कोई भी प्रेशर या दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आप जो है हम हमारे पक्ष में वो क्या करना है, फैसला देना है, इस टाइप से। तो इसी के लिए क्या किया गया है, कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है। तो यहाँ पर जो भी जज बनता है वो इसी कॉलेजियम सिस्टम द्वारा बनाया जाता है। अब कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है, जो हमारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है। अभी देखेंगे कौन कौन से कोर्ट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, पूरे देश में जितना भी केस रहता है उसका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चलते रहता है। तो इसमें बहुत सारे जज रहते हैं, लगभग 33 जजेस हैं अभी, है ना, 34 जजेस हैं इस सीजीआई को मिलाकर। तो इन सब का क्या रहता है, एक चीफ रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब जस्टिस मतलब क्या होता है, न्यायाधीश। तो ये हेड होता है और इसके साथ 4 जो मोस्ट सीनियर जज रहते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं, वो सब मिलकर क्या करते हैं कि अगला सीजीआई कौन होगा ये निर्धारित करते हैं, ताकि जो जुडिशियरी है उसको इंडिपेंडेंट रखा जाए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से, है ना, ताकि इसमें क्या हो, किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर ना बनाया जा सके और नेता मंत्री लोग से ये थोड़ा अलग रहे। अब हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, पैरामिडिकल है ना, पिरामिडिकल है। पिरामिड आप लोग जानते हो ना, मिस्र के पिरामिड, तो इस टाइप से है। इसमें क्या है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो ये सबसे सबसे एपेक्स में है। एपेक्स मतलब सबसे ऊपर है, इसके ऊपर और भी कोई कोई कोर्ट नहीं है इंडिया में। उसके अब ये कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ पर है, हमारे कैपिटल दिल्ली में है। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ रहेगा, हर एक स्टेट में रहता है। जैसे छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, बिलासपुर में, इसलिए बिलासपुर को जुडिशियल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, हर जिले में रहता है। फिर सबसे नीचे में आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना, ये ब्लॉक लेवल पर काम करता है। तो ये क्या हो गया, हमारा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर हो गया। ये जितने भी क्या हो जाएंगे हम लोग, क्रिमिनल केसेस हो गया या फिर जो संपत्ति का जो बंटवारा हो गया, है ना, ये सब चीज़ के जितने भी केसेस हैं वो इन कोर्ट में सुने जाते हैं। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। आप लोगों को बताया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट हम लोगों ने पढ़ा है ना, 6 फंडामेंटल राइट हैं। फ्रीडम हो गया, जो इक्वालिटी हो गया, या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जा रहा है किसी के साथ, तो ये सब चीज़ को, या हमारा जो रिलीजियस फ्रीडम हो गया, तो ये जितने भी प्रकार के हमको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं 6 प्रकार के, अगर इसका वायलेशन होता है, ये हमको नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अदरवाइज हमको सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ से हमको सेटिस्फैक्शन रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम आगे क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। फिर यहाँ भी हमको अगर सेटिस्फैक्शन रिजल्ट नहीं मिला तो हम लोग और आगे अपील कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को क्या करना है, अपील करना, गुहार लगाना बोलते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, अगर जैसे मान के चलो ये इंडिया हो गया, है ना, और एक कोई स्टेट हो गया, मान के चलो कोई भी स्टेट हो गया, है ना, मध्य प्रदेश ले लेते हैं। इनके बीच में किसी बात को लेकर क्या हो गया, विवाद हो गया। प्राइम मिनिस्टर कोई बात बोले, वहाँ के चीफ मिनिस्टर उस बात को मानने से इनकार कर दिए, या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई विवाद हो गया, तो ये कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में इसको सुलझाया जाता है। और अगर 2 स्टेट हैं, है ना, जैसे अभी छत्तीसगढ़ या एमपी को मान लेते हैं, तो इन दोनों स्टेट के बीच में कुछ जमीन को लेकर विवाद हो गया या पानी को लेकर विवाद हो गया और कुछ हो गया, तो इन दोनों को जो स्टेट है, इन दोनों स्टेट का भी झगड़ा कहाँ सॉल्व होगा, विवाद, डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट ही उसको सॉल्व करता है। फिर उसके बाद अभी बताएं कि जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों का, इसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही, हमारे सर्वोच्च न्यायालय का है। हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलते हैं जिला न्यायालय, फिर सबऑर्डिनेट को ये ब्लॉक लेवल पर रहता है। इसके बाद जो है बताया है कि ये अपील, लोअर कोर्ट का जो अपील है उसको सुनता है, लोअर कोर्ट से फिर हायर कोर्ट, फिर उससे ऊपर, फिर उसके ऊपर हमको सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है, सर्वोच्च और मान्य होता है ना, क्योंकि इसके ऊपर और कोई भी हाई कोर्ट नहीं है।
और ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देता है। जब प्रेसिडेंट के बारे में बताया तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या करता है, सलाह ले सकता है कानून के बारे में, लेकिन उसको मानना ना मानना प्रेसिडेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बच गया है वो क्या है आपका, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग। हमारे देश में जो भी चुनाव होता है उसको कराने का काम किसका है, उसका ठेका रहता है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है, एक समिति है, जो हमारे इंडिया में जो भी इलेक्शन होता है उसको क्या करता है, कंडक्ट करवाता है। इसका मेन एम क्या है, तो फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना, यानी कि हमारे जो देश है उसमें निष्पक्ष रूप से जो है वो चुनाव होना चाहिए। कोई भी पक्षपात या घपलाबाजी या इधर उधर फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी इलेक्शन कमीशन। अब ये सेंटर में होता है, पूरे देश में जो चुनाव करवाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो हर एक स्टेट में इलेक्शन करवाता है उसको बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये केवल स्टेट का इलेक्शन कराता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश में इलेक्शन करवाता है। अब क्या क्या इसमें कहाँ कहाँ कौन किसका किसका इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा का इलेक्शन हो गया, राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधानसभा। तो विधानसभा का इलेक्शन भी कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये स्टेट का है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेट कराता है, स्टेट नहीं कराता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन किसका कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो हमारे ग्राम पंचायत हो गए या फिर जो हमारे नगर पंचायत हो गए, म्यूनसिपालिटी हो गए, इन सब का इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ये क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछा जाता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का इलेक्शन कौन करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं इलेक्शन कमीशन, और क्या क्या काम करता है, तो आप लोग देखे होंगे वोटर लिस्ट होता है, जब वोट डालने जाते हैं तो क्या होता है, इनका सूची होता है, नाम होता है कि कौन कौन उसमें वोट डाल सकता है, तो वोटर लिस्ट बनाना हो गया। पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन यही करवाते हैं, इन्हीं के पास में जाके फॉर्म भरते हैं कि हमको क्या करना है, चुनाव लड़ना है, तो ये अपना नाम गांव पता ये सब भर के क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। फिर जब ये फॉर्म भर देता है तो इसको क्या करते हैं, सिंबल देते हैं। आप लोग देखते होंगे गिलास छाप, झाड़ू छाप, चश्मा छाप, तो ऐसे बहुत प्रकार से क्या होते हैं, ये सिम्बॉल्स दिए जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। फिर जो इलेक्शन का जो जो भी अरेंजमेंट होता है वो सब कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ही कराता है। आप लोग देखते होंगे जो टीचर्स वगैरह रहते हैं, गवर्नमेंट टीचर, उनका ड्यूटी लगाया जाता है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आचार संहिता इसको बोलते हैं। आचार संहिता क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन लागू करता है, इलेक्शन कमीशन। आचार संहिता क्या होता है, इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। जब इलेक्शन के डेट का घोषणा हो जाता है, जिस दिन किस दिन इलेक्शन होना है उस दिन से आचार संहिता लागू हो जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो मंत्री है वो नया घोषणा नहीं कर सकता है कि हम ये करेंगे, ये फलाना निकालेंगे, ये नौकरी देंगे, ऐसे करके, है ना। दूसरी बात, कोई भी सरकारी गाड़ी का यूज नहीं कर सकते अपने प्रचार प्रसार में, जितने भी पोस्टर बैनर है ये सब हटवा दिए जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, आचार संहिता के कुछ नियम कानून होते हैं। फिर अगर कहीं इलेक्शन कैंसिल हो गया तो फिर दूसरे बार चुनाव करवाना है तो इसको बाई इलेक्शन बोलते हैं, तो बाई इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। और वोटर्स एजुकेशन, वोटर्स लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर बहुत सारी योजनाएं जो है, जागरूकता अभियान जो है ये चलाते रहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फिर लास्ट आप लोगों को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताए हैं, संविधान संशोधन बोलते हैं कि ओरिजिनल संविधान में क्या होता है, कुछ कुछ चीज कमी रहता है या बाद में जिस चीज को हम लोग जोड़ते हैं, चेंज करते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को बताया है कि 20 पहले 21 साल हुआ करता था वोट वोट देने का एज जो है, अब उसको कितना कर दिया गया, 18। कब किया गया था, तो ये 61वें नंबर का संविधान संशोधन था, 1989 में हुआ था, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है कि कौन सी ईयर में हुआ था, क्या हुआ था, ऐसे करके। फिर 86 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, इसमें क्या बोला गया था, राइट टू एजुकेशन, जो बताया है कि 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, क्लास 1 से क्लास 8 तक, उनको फ्री में एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है, पढ़ने का अधिकार है, ऐसे करके। उसके बाद 73rd और 74th नंबर ये क्या है, बताए हैं आप लोगों को कि पहले पंचायत जो है ये ओरिजिनल संविधान में नहीं हुआ करता था, तो पंचायत और जो म्यूनसिपालिटी है, जो नगर पंचायत है, इसको 73rd नंबर में ग्राम पंचायत को, 74th नंबर में नगर पंचायत को, म्यूनसिपालिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करके 1992 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था।
तो यहाँ पर आप लोगों का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 फाइनली ये कंप्लीट होता है। लंबा चैप्टर था, कोशिश किए हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम में आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ रिवाइज करा सकें। आप लोग इसको एक दो बार सुन लीजिएगा तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।